नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अध्याय करियर एकेडमी में। अध्याय करियर एकेडमी में जो आपका आरआरबी का बैच चल रहा है बच्चों, इस बैच में मैं आपको जो पोर्शन पढ़ाने वाला हूं वो साइंस पोर्शन है। अब मैं आपको मोटा मोटा इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर बताऊं कि इसका जो साइंस का सिलेबस है बच्चा वो क्या है। देखिए, साइंस के सिलेबस में आपकी जो है, मेनली आपका जो साइंस का सिलेबस है उसमें जो आरआरबी ने जो सिलेबस डाला है उसमें उन्होंने सीधी एक बात बोल रखी है कि जो 10th बेस का जो सिलेबस है, जो 10th के लेवल का जो आएगा कोर्स में, वही आपको यहाँ पढ़ना है। और इसमें बच्चा आपके पास में 4 सब्जेक्ट हैं। पीसीबी है एक तो, और एक एनवायरमेंटल का और भी पोर्शन इसके अंदर ऐड किया हुआ है इनका। तो ये चारों चीजें अपन पढ़ेंगे। अब देखिए, आपके जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे बेटा। उसमें से साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अपन क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका। देखिए, 1 किलोग्राम वजन की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु के गुरुत्वाकर्षण की स्थिति की ऊर्जा क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे बच्चा, उसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है उस वैल्यू को देख के आपको सबसे पहले उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करना चाहिए। डायग्राम आप कैसे बनाएंगे कि देखिए, 1 किलोग्राम वजन की एक वस्तु है। मान लीजिए ये आप ये वस्तु किसी भी मेज या किसी भी जगह रखी हुई है। ये 1 kg की वस्तु है आपकी। अब क्या बोल रहे हैं कि इस 1 kg की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक वो ऊपर उठा रहा है। ये इसने 2 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया इसने। ये इसका मान क्या हो गया? हाइट का। ये क्या हो गया? इसका मास। अब क्या बोल रहा है कि वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या है, जिसमें इसने जी का जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, अब आप स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का वो फॉर्मूला आप चेक करेंगे जिसके अंदर एम, जी और एच में तीनों में रिलेशन दे हो। तो ऐसा फॉर्मूला होता है अपना U इक्वल्स टू इस पोर्शन पे यहां ले जाने के बाद में वो आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। वो देखिए, U ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला होता है mgh। क्वेश्चन में उसने आपको दे रखा है, देखिए मास भी दे रखा है, 1 kg मास है। जी की वैल्यू उसने दे रखी है अपन को 9.8, और हाइट की वैल्यू अपन को दे रखी है उसने 2 मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अपना आंसर हो जाएगा। देखिए, ये कितना हो जाएगा? 9.6 जूल। तो इसका आंसर हो गया बच्चा अपना सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए, सजीव निर्जीव जगत के मध्य की कड़ी के रूप में किसको जाना जाता है? सबसे पहले तो आपको समझना है कि कड़ी क्या होती है बेटा। कड़ी क्या होती है कि जिसके अंदर सजीव के भी गुण हो, जिसके अंदर निर्जीव के भी गुण हो। देखो, जीवाणु क्या होता है बेटा, एक इसको अपन सजीव की ही कैटेगरी के अंदर मान के चलते हैं। इसको कहां मानते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ सजीव की कैटेगरी में। विषाणु क्या होता है कि जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी के बाहर हो या किसी भी अदर बॉडी के बाहर हो, तब इसके अंदर निर्जीव के कैरेक्टर रहते हैं। और जब ये किसी भी, मान लो चाहे वो जानवर हो, ह्यूमन हो, किसी की भी बॉडी के अंदर जब ये प्रवेश करता है, तो बच्चा ये क्या करता है कि इसमें सजीव के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इसमें सजीव के भी गुण है, इसमें निर्जीव के भी गुण है। तो ये क्या हो गया? विषाणु। बाकी ये जो दो चीजें आपके पास में, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये प्लांट किंगडम के हैं।
आप ये बोलो कि सर सजीव के अंदर तो वही वस्तुएं आए जिसके अंदर जो सिर्फ चल फिर सकती हूँ, तो बेटा ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर हम वो चीज मानेंगे जो शोषण कर सकती है, जो गैसीय आदान प्रदान कर सकती है, अपना जो भी एनर्जी वगैरह कुछ भी जो भी भोजन वगैरह बना सकती है, वो सब चीजें अपन सजीव में मान के चलेंगे। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। नेक्स्ट अपन देखें, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 200 जूल है और द्रव्यमान 4 केजी है, तो इसकी चाल क्या होगी? सबसे पहले तो इसने अपन को दे रखी है उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है? 200 जूल। सेकेंड इसने अपन को दे रखा है कि द्रव्यमान कितना दे रखा है उसका? 4 केजी। उसका द्रव्यमान दे रखा है अपन को 4 केजी। अब इसने पूछा है कि उसकी चाल क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड पूछ रहा है वो अपन से। स्पीड को अपन v से डिनोट करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? v। ये v अपन से पूछ रहा है। वही चीज जो मैंने पहले बताई थी आपको कि जो भी अपन को क्वेश्चन में दे रखा हो, सबसे पहले तो आपको उनके बीच में क्या करना है? रिलेशन बिठाने की कोशिश करनी है। यहाँ जो रिलेशन बैठ रहा है, अगर वो नहीं बैठ पाता है, कोई दूसरी वैल्यू उसने दे रखी है, तो क्या करना है आपको कि क्वेश्चन में उसने कोई ना कोई ऐसी वैल्यू दे रखी होगी जिससे कि अपन उनके बीच में रिलेशन बिठा सकते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां इसने अपन को क्या दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। अब देखो, यहां अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें तो वी स्क्वायर अपन लेंगे इधर, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये यहां पे मल्टीप्लाई में, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो, देखो ये इसने वैल्यूज अपन को दे रखी है। अरे यार एक मिनट बेटा, देखो 2 गुना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपन ने देखी है इधर, कितनी दे रखी है? 200 जूल। मास की वैल्यू इसने अपन को कितनी दे रखी है? 4 केजी। ठीक है, कितनी दे रखी है? 4। ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां कितना आ गया? 100। आप बोलोगे कि सर हमारे तो जो ऑप्शन में आया है वो 100 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है। बेटा ये जो ऑप्शन में आपके जो आंसर में 100 आया है, ये 100 कहां से आया है? ये वी स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें? v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम इसमें? ये जो स्क्वायर है ये इधर आके किसमें हो जाएगा? अंडर रूट में। ठीक है, और 100 की जो वैल्यू होती है वो किसका मान होता है? ये अंडर रूट 100 किसका होता है? 10 का। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस की बात अपन करें तो वहां से क्या होता है, जैसे मान लो कि अपन को एनर्जी लेनी है, अपने जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है? पावर हाउस से आ रही है। तो यही मतलब यहाँ है कि कोशिका को जो शक्ति प्रदान करता है वो कौन प्रदान कर रहा है? वो प्रदान करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, तारक का जो काम होता है वो मेनली काम होता है सेल डिवीजन में। ये क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या करता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है अपना,
सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, कोशिकीय श्वसन जो होता है, उसमें जो भी एनर्जी बनती है उस एनर्जी को क्या करता है, ये स्टोर करता है। आप बोलोगे सर ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके बारे में बताओ, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हमारे पास में ग्लूकोज है, जो हमारे पास में ऑक्सीजन है, वो क्या करती है, आपस में टूट जाती है, और ये टूटने के बाद में क्या बनाती है, एक तो CO2 बनाती है, एक H2O बनाती है, और एक बनाती है सबसे मेन प्रोडक्ट जो होता है वो बनाती है ATP। यही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रक। सेल पे जो भी कंट्रोल का काम होता है वो सारा केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। केंद्र क्या करता है, सेल पे जितना भी कंट्रोल का काम होता है उसको, जैसे हमारी बॉडी पे कंट्रोल किसका रहता है, ब्रेन का, वैसे ही सेल पे कंट्रोल रहता है केंद्र का, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है बच्चा, कि जैसे ही कोई भी मतलब हमारी बॉडी में कोई भी सेल है या कोई भी ऐसा पदार्थ है, कोई भी विषैला पदार्थ है जो हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है, तो उसको खत्म करने का जो काम करेगा वो करेगा लाइसोसोम करेगा बच्चा। क्या करेगा, लाइसोसोम। क्या क्या काम करेगा, सेल को डाइजेस्ट करेगा, कोई भी विषैले जो पदार्थ आ जाते हैं उनको पचाने का काम करेगा। ये सब काम करने में सहायक कौन होता है बच्चा, लाइसोसोम। तो यहां जो आपका मेनली आंसर हो जाएगा वो होएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखो, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 50 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे उनको सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करना, क्योंकि डायग्राम से जो होगा वो आपका आधा % क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा बच्चा। देखो यहां पर ये बोल रहे हैं कि एक कार जो है विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 ही माननी है हमेशा। आपको क्या माननी है, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ही माननी है। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं बच्चा, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 50 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। सबसे पहले आओ डायग्राम बनाओ इसका। एक कार है, कहां से चलना प्रारंभ कर रही है, विरामावस्था से। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करने का मतलब क्या हो गया, यू वेलोसिटी जो है इसकी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी वो 0 हो गई। आगे देखो 50 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। अब देखो ये चलते चलते यहां तक पहुंच गई, ये चलते चलते यहां तक आ गई। अब भी इस जगह पर जो इसका वेग है वो फाइनल वेलोसिटी होता है बच्चा, और वो फाइनल वेलोसिटी इसने कितना दे रखा है अपन को, 100 मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है, 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम इसने दे रखा है कि यहां से यहां तक उसको पहुंचने में जो टाइम लगा है वो 50 सेकंड का टाइम लगा है। कितना लग रहा है, 50 सेकंड का टाइम लगा है। अब देखो ये पूछ रहे तो कार में त्वरण कितना उत्पन्न होगा, यहां से यहां तक जो पहुंचने में उसको, उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा, उसका त्वरण जो है वो कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब वही बात आपको देखो इसने क्या क्या दे रखा है, आपको यू दे रखा है, क्या दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है, टाइम दे रखा है, और क्या दे रखा है,
ये इसने एक्सेलरेशन अपन से पूछा है। इन्हीं चारों चीजों के अंदर आपको ये देखना है कि सब इनमें कौन सा ऐसा वो है रिलेशन है जिससे हम ये आसानी से सोल्व कर सकते हैं, हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। उसमें उसके लिए आओ न्यूटन के गति के समीकरण पे। न्यूटन का गति का समीकरण क्या है? पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। यहां क्वेश्चन में अपन को दे रखा है u की जो वेलोसिटी, u की जो वैल्यू है वो तो 0 है, इससे तो अपन को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे u की वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब देखो a इसने अपन को पूछा है, v की वैल्यू भी अपन को दे रखी है, इसने t की वैल्यू भी दे रखी है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v अपॉन t। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है इसने अपन को? 50 सेकेंड। कितना दे रखा है? 50 सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बचा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? ये क्या पूछ रहा है अपन से कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखो पहले, डायलाइसिस। डायलाइसिस में क्या होता है कि जो खून, जो हमारा ब्लड है उसको ही प्योरिफिकेशन करना ही डायलाइसिस कहलाता है। तो आपका सबसे पहले मेन काम तो ये हो गया, इसका आंसर। तो अब बाकी के 3 ऑप्शन को भी अपन देखते हैं। हीमोलाइसिस क्या है कि जो ब्लड में आरबीसी है, ये इन आरबीसी का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है। क्यों? देखो, लाइसिस का मतलब जो होता है वो सब उसका मतलब ही हम टूटने से लेते हैं। आरबीसी अगर हमारे ब्लड में टूटेगी तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो इंक्रीज कर जाएगी बच्चा ब्लड में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है कि इसको अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो हिंदी में अपन इसको बोलेंगे प्रासरण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रासरण। ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है बच्चा, एक झिल्ली के माध्यम से होता है, और उस झिल्ली का नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। एक झिल्ली के माध्यम से होता है, वो झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। बोले मास्टर ये अर्धपारगम्य झिल्ली भी क्या होती है? मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया। देखो बेटा, अर्धपारगम्य झिल्ली की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी झिल्ली होती है जिसको कुछ जो चुने हुए पार्टिकल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही उसको क्रॉस कर सके, और कोई इसको क्रॉस ना कर सके। ठीक है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब मान लो एक ये आपके पास बाउल है और इस बाउल के अंदर हमने क्या कर रखा है? ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है। यहां पर जो वाटर है आपका इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में जो वाटर है उसमें क्या फर्क है कि यहाँ पे जो वाटर है वो ज्यादा मात्रा में है, अधिक हाई कंसंट्रेशन उसकी यहाँ पर है। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर जल अपनी कम मात्रा में है। देखो, हाई कंसंट्रेशन से जल के अणुओं का लोअर कंसंट्रेशन की ओर ही और जानना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रासरण। लेकिन ये प्रासरण जो होता है बच्चा वो अर्धपारगम्य की झिल्ली की वजह से होता है, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से जाना ही क्या कहलाता है? ओस्मोसिस। अब देखो पैरालाइसिस की बात करते हैं।
पैरालाइसिस को हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो वो बोलेंगे लकवा। लकवा क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी मांसपेशियां होती है वो काम करना बंद कर देती है, जिससे बॉडी में जो भी, अगर हमें जैसे अपन, मैंने यहाँ हाथ के मारा है तो मेरे को महसूस हो रहा है, आपको भी कोई मारता होगा तो आपको भी महसूस होता होगा। तो वो चीजें उस बॉडी पार्ट में, जिस भी बॉडी पार्ट का हमें लकवा मारता है उस बॉडी पार्ट में क्या होता है, वो चीजें गायब हो जाती है, ये चीजें हमें पता नहीं चलता। तो ये होता है पैरालिसिस। इनका कोई मतलब, ये सिर्फ और सिर्फ तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, इनका कोई मतलब ब्लड के प्योरिफिकेशन से नहीं है। तो इसका मेन जो आंसर होगा बच्चा वो डायलिसिस होगा। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन पे आओ। देखो, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबसे पहले तो देखो कि पीलिया क्या होता है, जॉन्डिस क्या होता है। पीलिया की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में, हमारी जो बॉडी का ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि बिलीरुबिन जो नाम का वर्णक होता है हमारे यकृत का, वो क्या करता है, उसकी मात्रा जो होती है वो अधिक हो जाती है, वो बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो त्वचा का व्हाइट पार्ट है, जो भी आंखों का पार्ट है व्हाइट वाला, देखो आंखों का सफेद भाग, या त्वचा, या नाखून, ये सब क्या करते हैं, ये पीले होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बिलीरुबिन है, ये जो बिलीरुबिन है बच्चा, उसकी ब्लड में मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब देखो, ये क्या होता है कि आरबीसी में ही होता है वैसे तो, लेकिन ये अगर हमारे ब्लड के साथ में लीवर के पास पहुंच रहा है तो लीवर क्या करता है, इसको छान लेता है, इसको ब्लड से अलग कर देता है, और डायरेक्ट यहां से क्या करता है, इसको अपने पास में रख के इनको यहां से आंत में भेज देता है। और आंत की सहायता से ये क्या करता है बच्चा, हमारी जो मल होता है, मल के द्वारा क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। कहां चला जाता है? बाहर निकल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि, जैसे दो तीन रीजन है इसके मेनली, कि या तो आरबीसी ज्यादा टूट रही है, या तो क्या हो रही है कि आरबीसी ज्यादा टूट रही है, या क्या हो रहा है कि जो बाइल जो डक्ट है वो क्या होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, या उसमें जैसे स्टोन वगैरह होते हैं, पथरी वगैरह होती है, वो हो जाती है, जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। बाइल डक्ट के ब्लॉक होने का मतलब क्या होता है कि ये जो बाइल है, जो बिलीरुबिन है, वो लीवर में ही स्टोर रह गया। अब वो यहां से आगे जो हमारी आंत है, उस आंत में ये नहीं जा पा रहा, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि पीले होने का खतरा रहता है। तो ये मेनली इसके रीजन है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी चीज हो रही है वो सब लीवर की वजह से हो रही है। तो पीलिया होने की दशा में भी कौन सा अंग प्रभावित होगा? लीवर, लीवर प्रभावित होगा। अब देखो, हृदय क्या करता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसको पंपिंग करता है और उसको हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है। पेट क्या होता है कि जो भी खाना वगैरह आता है उसको पहले स्टोर करता है, उसमें जो भी पाचक एंजाइम्स होते हैं उनको सबको मिलाता है इसके अंदर। ठीक है। फेफड़े क्या करते हैं कि जो ब्लड होता है उसका, मान लो जैसे ब्लड है हमारे पास में, इस ब्लड का गैसियस प्यूरिफिकेशन का जो काम होता है वो फेफड़े करते हैं। कौन सा काम करते हैं बच्चा? गैसियस प्यूरिफिकेशन का काम।
मतलब हमारी हमारे ब्लड में आपको पता ही है कि ऑक्सीजन भी है, उसमें CO2 भी है। हमारे मेनली जो काम में आने वाली चीज है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो ये जो हम ये फेफड़े क्या करते हैं कि जहां से भी हम ब्लड लेते हैं, मान लो सांस लेते हैं, तो ये जो भी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आती है उसको अपने पास रख लेता है, और जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड से बाहर निकल रही है उसको बाहर फेंकने का काम फेफड़े करवाते हैं। तो गैसियस प्योरिफिकेशन में काम फेफड़े करते हैं, ये ब्लड पंपिंग में करता है। लेकिन देखो, गैसियस परिवहन की अगर आपको बात पूछे तो वो कौन करेगा? गैसियस प्योरिफिकेशन की बात अगर आपसे पूछे तो वो फेफड़े करेंगे। लेकिन अगर गैस ब्लड की प्यूरिफिकेशन की, अगर अकेले की प्यूरिफिकेशन की बात करें, तो वो काम बच्चा हमारे पास में किडनी करती है। अभी एक पीछे का जो क्वेश्चन था उसमें देखो, ये जो डायलिसिस की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किडनी खराब हो जाती है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि पूरा जो भी हमारा ब्लड है, शरीर का जो भी ब्लड है, उसको बाहर निकाला जाता है, उसको डायलाइजर में डाला जाता है, वहां से उसको प्योरीफाई करके और फिर से इसको वापस हमारी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं डायलिसिस। जो भी आदमी ऐसे होते हैं, जो भी युवक आपने देखे होंगे, आपने परिवार में भी सुना होगा कि जिसकी किडनी फेल हो गई, दोनों किडनियां फेल हो गई और उसको कोई भी किडनी डोनर नहीं मिल रहा, तो उसके लिए डायलिसिस की करवाने की प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है, और ये एक वीक में 3 बार होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखो, एक लेंस है हमारे पास में, कोई भी लेंस मान लो, उस लेंस की फोकस दूरी क्या दे रखी है? उसने हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फोकस दूरी को हम डिनोट करते हैं बच्चा एफ से, स्मॉल एफ से। अब देखो, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन में जो आंसर दे रखा है वो डायप्टर में दे रखा है। तो डायप्टर में एक डायप्टर की वैल्यू जो होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर के बराबर। या हम यूं कहें कि एक डायप्टर जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। अब देखो, इसने क्या पूछा है कि लेंस की शक्ति क्या है? लेंस की शक्ति को हम डिनोट करते हैं पी से, और ये डायोप्टर में ही हमसे पूछता है। तो देखो, अब इसकी पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/f। ठीक है, यहां जो सेंटीमीटर में अपन को आंसर दे रखा है, सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा? डायोप्टर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था अभी कि एक डायोप्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/100 डायोप्टर। ये कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू। अब इसने क्या पूछा है हमसे? इसमें कितनी वैल्यू दे रखी है फोकस की? कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर की। इसका मतलब हमें 10 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। 10 सेंटीमीटर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के लिए ये हो गया। अब देखो, 1/f की वैल्यू दे रखा है, तो यहां पर डायोप्टर की अगर बात करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 बराबर 0.1। मतलब डायोप्टर में फोकस कितना हो गया? 1/0.1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पॉइंट हटा के यहां लग जाएगा, तो 10 डायोप्टर कितनी हो जाएगी? 10 डायोप्टर, सॉरी सॉरी, एक डायोप्टर, सॉरी, हाँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक पेंडुलम की लंबाई 10 मीटर है, तो पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा? एक पेंडुलम की लंबाई इसने दे रखी है अपन को 10 मीटर। पेंडुलम क्या होता है सबसे पहले तो देखिए, इसमें एक फिक्स पॉइंट रहता है और एक धागे से नीचे एक वस्तु या कोई भी चीज, अब मान लो आप देखा होगा आपने कि कभी भी आपने एक कोई भी चीज आपने बांध रखी है किसी भी धागे से, उसका एक सिरा आपने पकड़ रखा है, अगर हम इसको यहां से इस हिसाब से हिलाएंगे तो ये जो एक चीज बनती है वो क्या होता है, पेंडुलम की तरह कार्य करता है। अब देखो पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो पेंडुलम के आवर्तकाल की अगर हम बात करें, पेंडुलम का आवर्तकाल टी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। पेंडुलम के आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चा, 2 पाई इन द रूट एल बाई जी। कितना होता है? 2 पाई इन द रूट एल अपॉन जी। यहां क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है कि इसकी लेंथ जो है वो दे रखी है 10 मीटर की। ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसने दे रखी है हमें 10 मीटर की, ठीक है। पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा? अब देखो यहां पर क्वेश्चन में जी की वैल्यू देने रखी, कहीं भी आपको पता नहीं है कि कहां से आएगी। मतलब मास्टर ये क्या कर रहा है, तो जी की तो वैल्यू दी नहीं रखी इसने, कहां से लूंगा मैं। इसमें आपको क्या करना है कि जी की वैल्यू फिक्स वैल्यू है एक, आपको भी पता होगा। देखो जी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तब तो कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कई बार इस वैल्यू से क्या होता है कि कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो उसको हम किस हिसाब से मानेंगे, ये वैल्यू होगी 10, इसको राउंड फिगर में हम लेंगे तो इसको 10 मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको वो बोल रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 लो, तो आपको 9.8 ही लेनी है, तब आप 10 नहीं मान सकते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो T इजिकल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। एल की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में 10 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहां इसको हटा के मैं 10 रखूं, यहाँ इसको इसकी जगह पे मैं राउंड फिगर में 10 रख लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें ये नहीं बता रखा कि आपको 9.8 लेनी है या 10 लेनी है, तो मैं यहाँ पर आपको 10 रखना प्रीफर कराऊंगा, क्योंकि वही उससे आंसर हमारा इजी वे में आ जाएगा। ये कट गया, ये कितना हो गया, एक आ जाएगा, ये तो पूरा एक हो गया। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, एक का कोई मतलब नहीं है, तो ये इसका आंसर जो है वो हो गया 2 पाई सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो तो, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जगत जनक कहा गया है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, जेम्स वुड, ग्रेगर जॉन मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन। इसका जो आंसर है वो बच्चा ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने क्या किया था कि मटर जो होता है, मटर के पौधे पर इसने काम किया था। किस पर काम किया था? मटर के पौधे पर। इसने मटर के पौधे पर काम किया था। मटर का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो वो है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। इसने मटर के पौधे के 7 लक्षण लिए थे, और इन पे ही काम करके इसने आनुवांशिकी के बारे में इन्होंने बताया था। किस बारे में बताया था? आनुवांशिकी के बारे में। ये क्या थे, एक चर्च में पादरी थे, ठीक है, तो वहां रहते ही उन्होंने इसका चयन किया था। नेक्स्ट आगे देखो, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों पर एक ही मान होता है? देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने की, तो क्या होता है कि
किस तापमान पर सेल्सियस। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है ये हमसे कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है या जिसको सेल्सियस में हम बोलते हैं वो, और जो फ़ारेनहाइट है डिग्री फ़ारेनहाइट, उन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इन दोनों की जगह अगर मैं मानूं तो मैं इनको x मान के एक बार सोल्व कर सकते हैं हम क्वेश्चन। वही वैल्यू आएगी जो इनकी, जहां ये वही वैल्यू है जहां पर ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ठीक है, दोनों की जगह हमने x मान रखा है तो मैं यहां पर भी x पुट कर लेता हूं, यहां पर भी x पुट कर लेता हूं। देखो x/5 इज इक्वल्स टू x माइनस 32/9। ठीक है, ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई इनको। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 यहां जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा। 9 कहां आया, यहां पर 9x इज इक्वल्स टू x माइनस 32 बराबर इंटू 5, तो 5 इधर हम ले आए, पांच हम ले आए यहां पे, ये इनसे मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 32। ठीक है, ये कितना हुआ 9x, इधर इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 32 से इसको गुणा करेंगे अपन तो कितना आएगा 160। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि जो भी x की वैल्यू है उनको एक साइड में कर लो, जो x के अलावा है उनको एक साइड रखो। तो 9x माइनस 5x, 9x माइनस 5x इज इक्वल्स टू कितना है माइनस 160। कितना है 160 माइनस में 9x माइनस 5x अगर अपन करें तो क्या वैल्यू हो गई उसकी, कितना आएगा 4x इज इक्वल्स टू माइनस 160। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 4 को हमें इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उस 4 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये यहां पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस 160/4। कितनी हो गई, माइनस 160/4। इसको जब पूरा सोल्व करेंगे तो माइनस 40 हो गया ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा कि माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान ऐसा तापमान है कि जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के तापमान बराबर है। देखो दोनों के मान बराबर है वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत रोधी परतें बनाने के काम में आने वाला बहुलक है। भाई इसको आप डायरेक्ट याद रखो, पीवीसी है। पीवीसी क्या है कि पॉलीमर है, किसका, पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, पीवीसी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड। आपको इसके नाम से भी पता चल रहा होगा कि पॉली विनाइल क्लोराइड मतलब कि इसके अंदर खूब सारे विनाइल क्लोराइड है, मतलब कि क्या हुआ कि ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी भाई, हमेशा याद रखना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कि देखो कुछ तो
हमारी जो आर्टरीज है, हमारी बॉडी की जो आर्टरीज है, जो धमनीज है, वो क्या करती है कि सिकुड़ जाती है। धमनी क्या होती है? सिकुड़ जाती है। कुछ इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कुछ बॉडी में हमारी में फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? सब फिजिकल चेंज आ रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें? हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल चेंज भी आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो वृद्ध होते हैं, तो उनमें कई टाइप की बीमारियां हो जाती है। जैसे कुछ भी मान लो आप, कोई दर्द वगैरह, कुछ भी, किसी के हार्ट अटैक की कोई भी बीमारी हो, तो वो उनकी क्या करता है? दवाइयां लेता है। तो हमारी मेडिसिन्स लेता है वो, तो मेडिसिन्स लेने के कारण भी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर एक एज के साथ में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 5 सेकंड में स्थिर अवस्था से 20 मीटर सेकंड की गति तक समान रूप से त्वरित होती है। देखो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज है। देखो क्या है कि एक कार 5 सेकंड में स्थिर अवस्था से 20 मीटर पर सेकंड की गति तक समान रूप से त्वरित रहती है। मान लो ये एक गाड़ी है, वही सेम फॉर्मेट आपको करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी हो, उनसे आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर देखो, अब इसने क्या बोल रहा है कि 5 सेकंड में स्थिर अवस्था से 20 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। ये वर्ड पकड़ लो आप भाई, स्थिर अवस्था का। चाहे आपको विरामावस्था बोल दे, चाहे स्थिर अवस्था बोल दे, जहां से अगर शुरू हो रहा है वहां पर ये वैल्यू, आपको ये नाम दिख जाए, तो वहां पर आप आंख बंद करके इनिशियल वेलोसिटी जो है, यू जो है, उसको जीरो कर देना भाई। उसको क्या कर देना है? आपको जीरो कर देना है। अब देखो, एक गाड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से वो चल रही है, यहां से इसने अपनी शुरुआत की, यहां पर क्या है? u बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो, ये चलते 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 क्या कर रही है? यहां तक पहुंच गई है। चलते चलते यहां तक पहुंच गई, ठीक है। अब यहां की जो वेलोसिटी है वो हम v से डिनोट करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी पे प्रेजेंट में गाड़ी चल रही है। प्रेजेंट में जो गाड़ी चल रही है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है, उसको हम v से डिनोट करते हैं, पहले भी मैंने बताया आपको। तो यहां पर जो v की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखी है भाई? 20 मीटर पर सेकेंड इसने दे रखी है। क्या पूछ रहा है? एक चीज और दे रखी है कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगा है, वो टाइम लगा है भाई 5 सेकंड का। क्या टाइम लगा है इसको? 5 सेकंड का टाइम लगा है। क्या पूछ रहा है? त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन। वही चीज, u, v, t और a, चारों चीजों में रिलेशन बताने वाला क्या चीज है? सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? न्यूटन की गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है भाई? v बराबर u प्लस ए टी। स्थिर अवस्था से दे रखा है, तो इसका मतलब हमें कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू दे देता है, और एक्सेलरेशन अपन से पूछ लेता है, फाइनल वेलोसिटी दे देता है, ठीक है। सेम इसी जो गति का पहला जो समीकरण है, उसी से ही ये चीज बनी है, ठीक है। अब देखो, v बराबर ए टी, ठीक है। ए पूछ रहा है, तो वही a बराबर है v अपॉन टी। b से इसने v की वैल्यू दे रखी है,
और 5 इसने टी की वैल्यू दे रखी है। टी फॉर टाइम, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी और ए फॉर एक्सेलरेशन त्वरण। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, हाँ, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन तत्व नहीं है? सबसे पहले तो ये चीज देखो आपकी, हेलोजन जो होता है वो क्या होता है? हेलोजन किसको बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 का जो ग्रुप नंबर जो 17 है उसको हम हेलोजन बोलते हैं। कौन से ग्रुप को बोलते हैं बच्चा? ग्रुप नंबर 17 को। ठीक है, क्यों बोलते हैं इनको हेलोजन? क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो आपके पास में मेटल्स है उन मेटल्स से रिएक्शन करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? लवण का। किसके साथ मिलकर? मेटल के साथ मिलकर लवण का निर्माण करता है। जैसे मान लो अभी देखो ग्रुप 17 में कौन सा तत्व आता है? क्लोरीन आता है। क्लोरीन क्या करता है? सोडियम धातु के साथ में मिलता है और किसका निर्माण कर लेता है ये? NaCl का। किसका निर्माण करता है? नमक का। आपको पता ही होगा कि नमक क्या है? लवण ही है। ठीक है, तो अब ये जो वर्ग 17 का जो तत्व है ये क्या कर रहा है? इसके साथ में मिलके इसका निर्माण कर रहा है। अब बोले मास्टर में याद कैसे रखूं कि ये ग्रुप नंबर 17 में कौन से तत्व है, क्या है? तो भाई उसके लिए आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। यहाँ मेनली जो क्वेश्चन में दे रखा है मैं उसके अगर बात करूं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है ग्रुप नंबर 17 की। क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। यहां फिर से मतलब है फ्लोरीन से। किससे मतलब है? फ्लोरीन से। कल का यहां पर मतलब है क्लोरीन से। किससे है? क्लोरीन से। बाहर का मतलब यहां पर है ब्रोमीन से। आई का मतलब है यहां पर आयोडीन से। और आंटी का मतलब है यहां पर एस्टेटिन से। ठीक है, इनके सिंबल्स की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का सिंबल होता है F, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, आयोडीन का सिंबल होता है I और एस्टेटिन का मतलब होता है At। अब फ्लोरीन दे रखा है इसने, बिल्कुल हमारे 17 नंबर के ग्रुप में फ्लोरीन है, तो ये भाई हेलोजन तत्व है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन भी दे रखा है। आयोडीन, सॉरी, आयोडीन क्या है? आयोडीन दे रखा है, इसका मतलब कि ये भी हेलोजन है, ये भी नहीं हो सकता। एस्टेटिन, एस्टेटिन इसमें ग्रुप 17 में मिल रहा है, इसका मतलब एस्टेटिन भी नहीं हो सकता। तो आपका बच गया कौन सा? ये सेलेनियम क्या है? चेलकोजेंस है। चेलकोजेंस का मतलब है कि ये ग्रुप नंबर 16 में मिलता है और ग्रुप नंबर 16 के जो तत्व होते हैं उनको चेलकोजेंस बोलते हैं। मतलब मास्टर इनको चेलकोजेंस क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो है आपको जो भी मतलब जो भी ओर्स मिलेंगे, जो भी सल्फाइड मिलेंगे, जो भी आपको ऑक्साइड मिलेंगे, ये उनमें मिलते हैं। ऑक्साइड में मिलेंगे, ये सल्फाइड में मिलेंगे आपको। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 60 वाले को, ग्रुप नंबर 16 वाले को क्या बोलते हैं? चेलकोजेंस। ठीक है, इसका जो नंबर होता है, परमाणु जो क्रमांक होता है वो बेटा 34 नंबर का होता है और ये पी ब्लॉक के तत्व है ये।
या यूं बोलेगी ये ऑक्सीजन फैमिली से आते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलेनियम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि किसी वस्तु का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में उसका तापमान क्या है। देखो, अगर कोई वस्तु है जिसका तापमान इसने कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो यहां डिग्री सेंटीग्रेड का मान, तापमान का मान डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, सेंटीग्रेड की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है भाई, सेंटीग्रेड की। अब ये पूछ रहा है कि केल्विन में क्या होगी इसकी वैल्यू, किस में पूछ रहा है भाई, केल्विन में। दोनों के बीच के अगर रिलेशन की हम बात करें, केल्विन की और सेंटीग्रेड के रिलेशन की, तो वो क्या होता है कि K-273 इज इक्वल्स टू C। तो देखो केल्विन में क्या हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो C+273, ठीक है। सेंटीग्रेड की वैल्यू हमें दे रखी है उसमें 27 डिग्री, प्लस 273, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 300 केल्विन। इसका आंसर 300 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ होती है भाई। सबसे पहले जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो मुंह से स्टार्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट का 4 से 5% जो पाचन होता है वो मुख में होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का 4 से 5%। इसने हमें क्या पूछा है कि भोजन का पाचन पूछा है, इसने किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिया, तो हम कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। परागण किस में होता है। सबसे पहले तो परागण क्या होता है कि जो पौधों में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे मान लो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनका आपस में मिलना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, वो फूलों में होती है भाई। किसमें होती है, फूलों में होती है। वो ना जड़ों में होती है, ना पत्तियों में होती है, ना फलों में होती है। जबकि फल तो क्या होते हैं, निषेचन के बाद में बीज बनता है और बीजों से फिर फल बनते हैं। अब देखो अगला अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, वो बनता है रेटिना पर। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है भाई, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लोचा लग रहा है मास्टर, यहाँ पे क्या है कि उल्टा है। अगर रेटिना पे प्रतिबिंब उल्टा बनता तो भाई मास्टर जो भी आदमी जो भी चल रहे हैं वो सब हमें तो उल्टे दिखाई देते, वो हमें सीधे क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो भाई यहां से जो इमेज बनती है, ये इमेज क्या करती है, इस इमेज को ब्रेन कैप्चर करता है, हमारा पश्चिम मस्तिष्क कैप्चर करता है, और वो उस इमेज को हमें जो दिखाता है वो सीधा करके दिखाता है। तो इस हिसाब से हम सीधे दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे और इस्पात, लोहा क्या होगा, आयरन, इस्पात क्या होगा, स्टील। इनको जंग लगने से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो मेन चीज है देखो, लोहे को और इस्पात को अगर हम जंग लगाने से बचाएं तो वो जिंक से बचाते हैं हम। इस पे क्या करते हैं कि इन पे एक जिंक की पतली परत चढ़ाई दी जाती है, पतली परत चढ़ा देते हैं। ये जो जिंक की पतली परत हम इन पे चढ़ा रहे हैं वो क्या कर, वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो बोले मास्टर इसमें तो जिंक तो कहीं दिख ही नहीं रहा। भाई जस्ता जो होता है इसी को ही हम जिंक बोलते हैं इंग्लिश में। इसका आंसर हो गया जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस रूप में पाया जाता है? क्या पूछ रहा है? अधातु ठोस रूप में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसने हीलियम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है ऑर्गन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसने नाइट्रोजन, फोर्थ दे रखा है कार्बन। भाई ऊपर की जो तीन चीजें हैं ये तीनों चीजें किस फॉर्म में पाई जाती है? ये गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। ये किस फॉर्म में पाई जाती है? गैसीय रूप में। लेकिन कार्बन, कार्बन क्या होता है? हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन। अगली चीज देखें हम, ओजोन का अपर रूप है। सबसे पहले इस वर्ड को देखेंगे हम, अपर रूप क्या होता है? अपर रूप हम किसको बोलते हैं कि कोई ऐसी चीज जो एक सेम तत्व से तो मिली होती है लेकिन उसके फिजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग हो, वो उनके डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उस चीज को हम अपर रूप बोलते हैं। अब ओजोन का फॉर्मूला हम देखेंगे। ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है तो अपर रूप भी फिर ऑक्सीजन का ही है। बिल्कुल, तो ये ऑक्सीजन का अपर रूप हो गया। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखो, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज। ठीक है, कहां पाई जाती है ये? कान में। कहां पाई जाती है? कान में। ठीक है, अब बात हम करें कान की हड्डियों की, तो कान में 3 हड्डियां पाई जाती है भाई। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, MIS, मिस। ये क्या हो गई? मेलियस। मेलियस। सेकंड क्या हो गई? इनकस। थर्ड क्या हो गई? स्टेपीज। अब हम बात करें इसके इनके आकार की बात करें कि इनका आकार कैसा होता है, इसकी भी एक ट्रिक है भाई। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, HAS, मिस हैज। ठीक है, एच का मतलब यहां पर है हैमर से। हैमर क्या होता है? हथौड़ा। हथौड़ा जिसको बोलते हैं हम। A4 यहां पर क्या है? एनविल। क्या है? एनविल। एस का मतलब होता है यहां पर स्टीरअप। हथौड़ा आप सब जानते होंगे। एनविल क्या है कि जो मान लो आपने कभी मोची को देखा होगा जूते वगैरह काटते हुए, उसके पास में एक ऐसी कुछ चीज होती है। यहाँ पर वो क्या करता है कि उसको जूते को या चप्पल को जो भी होता है उसको रख के इस पे हथौड़ी की मारता है। तो ये जो शेप है, ये जो नीचे वाली जो है, ये ही एनविल के टाइप की होती है। इसलिए इसका मतलब है कि ये जो है इनका जो हड्डी है वो एक एनविल के आकार की रहती है। मतलब मास्टर मेरे को तो ये स्टीरअप भी समझ में नहीं आया, ये क्या होता है भाई? इसकी अगर हम बात करें तो आपने कभी भी किसी भी घुड़सवार को देखा होगा, या आप लोगों में से कईयों की शादी हो रखी होगी, तो आप घोड़ी पर भी चढ़े होंगे।
तो घोड़ी पर जब चढ़े होंगे तो आपने क्या देखा होगा कि ये जो घोड़ी है यहाँ पर ये आप बैठे हो, आपने यहाँ से जो पैर लटका रखा था ये इस जगह पर आपने रख रखा था पैर। कोई घोड़े के ऊपर चीज रखी हुई थी जो आपने देखा होगा कि जिसपे दूल्हा वगैरह जो भी होता है, घुड़सवार जो भी होता है, वो यहाँ इस पे पैर रख के रखता है। तो ये उसके आकार की होती है, जो उसको बोलते हैं स्टीरअप बोलते हैं। यहाँ पर वो पैर रख के रखता है, ठीक है। ये चीज हो गई। तो ये कहाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो गई? स्टेपिज हो गई और कान की हड्डी हो गई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर देखो। इनकी स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगी तभी आप ये बता पाएंगे कि इनमें से धनायन कौन सा है और ऋणायन कौन सा है। देखो अमोनियम की हम अगर बात करें तो NH4+, आयोडाइड की हम अगर बात करें तो I-, फ्लोराइड की हम बात करें तो F-, और क्लोराइड की बात हम करें तो Cl-। ठीक है, तीनों में नेगेटिव चार्ज है, केवल और केवल इसको छोड़ के इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये क्या हो गया? धनायन हो गया। ठीक है, बस ठीक है। तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो भी पढ़ाया वो सारा समझ में आया होगा। ये एक MCQ बेस्ड बैच है जिसमें 21 दिन के टारगेट पे हमने चालू किया है, और इससे के ये एकदम जो भी क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं वो सारे क्या हैं? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई। अगर आप इनको आराम से अच्छे से हर सब्जेक्ट के आप लेक्चर देखोगे, उनको पढ़ोगे, तो आपको मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूं, आपको मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो मेन पेपर होगा उसके अंदर आपके कम से भी कम 70% क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल और बिल्कुल एक्यूरेट सही होंगे। धन्यवाद। तो आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।